नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। 5 की बात में आज बात बिल्किस बानो और बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई की। बिल्किस बानो के मामले में दोषियों की रिहाई का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर इस मामले में सामने आई है। दोषियों की रिहाई में एक आधार उनका अच्छा आचरण भी दिया गया था, यानी उनकी रिहाई इसलिए की गई क्योंकि उनका व्यवहार जो है वो अच्छा था, उनका बिहेवियर अच्छा था। लेकिन अब सामने आया है कि पैरोल के दौरान ये जो दोषी हैं ये बीच बीच में पैरोल पे भी निकले और पैरोल के दौरान इन दोषियों पर कई और एफआईआर दर्ज हुई हैं। शिकायतों, पुलिस एफआईआर के बाद भी दोषी जेल से रिहा हुए, यानी कि पुलिस ने एफआईआर भी की, फिर भी इनको बताया गया है कि अच्छा आचरण है इनका और इसलिए इनको रिहा कर दिया गया है। अच्छे व्यवहार की सरकार की दलील पर सवाल उठ रहा है। पैरोल के दौरान दोषियों पर यौन हमले करने का भी गंभीर आरोप लगा है। याद रखिए कि ये बलात्कार के दोषी हैं और जिस मामले में सजा काट रहे थे पैरोल पर छूटते हैं, उसके बाद भी यौन हमले का गंभीर आरोप इनके ऊपर है। दोषियों पर चश्मदीदों को धमकाने का आरोप है। सरकार ने कोर्ट में एफआईआर के दस्तावेज भी जमा किए हैं, फिर भी सरकार ने दोषियों को जेल से रिहा किया है। किस बिना पर? अच्छे आचरण के बिना पे, गुड बिहेवियर। एनडीटीवी के पास एक एफआईआर और 2 शिकायतों की कॉपी है इसमें, और इसलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसमें जो इनको रिहा किया गया है क्या वो जायज है, क्या वो सही है? क्योंकि अब तक सरकार जो है वो ये दलील देती आई है कि इनके कोर्ट ने फैसला दिया है, इसमें सरकार सिर्फ अकेले नहीं है शामिल, पर रेकमेंडेशन जो है वो गृह मंत्रालय से गई है। पीएम मोदी ने गुजरात, इस पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी कुछ अपने बयान दिए हैं, कुछ ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश पहले कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने का सामर्थ्य रखता है। पीएम मोदी के इस बयान पर तंज कसते हुए ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, और रेपिस्ट, यानी कि कबूतर से चीता, लेकिन उसके आगे आप जिन्हें रिहा कर रहे हैं वो बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं। एक और ट्वीट किया है ओवैसी ने, जिसमें कहा है कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी संजीव गुप्ता ने यह मुद्दा उठाया है कि अगर अच्छे व्यवहार की दलील को मान भी लिया जाए तो क्या धारा 435 के तहत मंजूरी के लिए आए किसी केस विशेष पर केंद्र सरकार का फैसला राज्यों को माफी से जुड़े उसके अपने दिशा निर्देश से अलग हो सकता है। इस बारे में हम बात करेंगे, खास चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी अध्यक्ष चुने गए हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपने शब्दों को आगे बढ़ाऊंगा। आजादी के 75 साल के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की। आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव के सफल आयोजन के लिए मैं पार्टी के सभी डेलीगेट्स, सीनियर लीडर्स, वर्कर्स और जो कोई भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सब को मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेकर कांग्रेस को मजबूत किया है। मेरे साथी
श्री शशि थरूर को भी शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये चुनाव में हम एक प्रतिनिधि के रूप में हम और वो खड़े थे, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा चला और वो भी मुझे आकर मिले, एक दूसरे से हम मिलकर अपना जो आगे पार्टी को बढ़ाने का भी जो कुछ कोऑपरेशन मैंने भी पूछा और उन्होंने भी हंसते हुए ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमको मिल के काम करना है ये कहा, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मैं श्रीमती सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूँ। सोनिया जी ने पर्सनल सैक्रिफाइस कर 23 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के अपने खून पसीने से सींचा है। सोनिया जी की लीडरशिप में न केवल हमने 2 बार केंद्र में सरकार बनाई, बल्कि अनेकों राज्यों में कांग्रेस को रिवाइव किया और राज्यों में भी सरकार उन्होंने बनाई। उनका कार्यकाल इतिहास में याद रखा जाएगा, जो इतने लंबे समय तक पूरा कार्य करके पार्टी को एक शक्ति दी। आज देश में सबसे बड़ी समस्या कमरतोड़ महंगाई यानी इन्फ्लेशन, भयंकर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ते जा रही है और सरकार के द्वारा देश में फैलाई जाने वाली नफरत, देश की इन समस्याओं के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। आज पूरा देश उनके संघर्ष से जुड़ रहा है। मैं कांग्रेस जनों और देश के लोगों से अपील करता हूं कि देश के हित में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर श्री राहुल गांधी जी के कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। उन्होंने मुझे 1 घंटा पहले मुझसे उन्होंने कहा कि आपको अभिनंदन, आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और मैं कांग्रेस के सिपाही के नाते काम करते रहूँगा और आगे बढ़ेंगे सब मिलके, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो पादयात्रा में रहते हुए वो अपना थोड़ा सा समय मेरे लिए उन्होंने फ़ोन पे बिताया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनौतियों से भी लड़ेंगे। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हुक्मरान सरकार बातें तो बहुत करते हैं पर काम कुछ नहीं होता और असलियत में उनके चरित्र को 4 शब्दों में अगर मैं बताऊं कि ये है खोखला चना बाजे घना, तो ये उनका काम है। तो दोस्तों, हमारा मानना है कि देश एक तानाशाही की सनक की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। हमें इकट्ठे होकर
इन विनाशकारी ताकतों को हराना है। पार्टी के सभी दोस्तों को संसद से सड़क तक लड़ना होगा। बूथ स्तर पर संगठन के हर साथी को जोर से संघर्ष करना होगा। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। Thank you. Sir, there will be another opportunity. Kharge Saab has. I am very fortunate that I am in charge of the same state that Kharge Saab comes from. So he has asked me to request to all of you. उन्होंने मुझे आपसे सादर हाथ जोड़कर अनुरोध करने को कहा है कि 26 तारीख को वो अपना कार्यभार संभालेंगे और उस दिन एक व्यापक पत्रकार वार्ता कर बहुत सारे सवालों का जवाब लेंगे। आज हम सब ने उन्हें अनुरोध किया कि आज आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, आप आज जरूर पत्रकार मित्रों को से मिलिए, अपनी टिप्पणी करिए, एक व्यापक पत्रकार वार्ता जिसमें आपके सब सवालों का जवाब वो लेंगे। उन्होंने मुझे अनुरोध किया है आपसे अनुरोध करने को कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें और 26 को आपके सब सवाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली है कांग्रेस की कमान और कहा है कि सबको साथ मिलकर काम करना है। साथ ही वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक पत्रकार वार्ता करेंगे, लेकिन आज जो है वो सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। पर उन्होंने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष जब कमान संभाली है, जीते हैं जब आज वो, तो उसके बाद उन्होंने अपने शुरुआती जो कुछ टिप्पणियां की हैं उसमें बताया है कि कैसे कांग्रेस को मिलजुल कर काम करना है। और इसके पहले हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बातचीत की है कांग्रेस के कुछ नेताओं से। सबसे पहले आपको सुनाते हैं सचिन पायलट ने इस जीत पर, मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत पे क्या कहा है, कैसे कांग्रेस पार्टी अब क्या एक नई शुरुआत करेगी। सुनते हैं कुछ कांग्रेस नेताओं को। बिल्कुल, हमारे साथ सचिन पायलट पूछते हैं, सचिन कितना मायने रखता है खड़गे चुनाव जीत गए? देखिए, ये देश में ऐसी कोई और पार्टी नहीं है जहाँ पे इस प्रकार के चुनाव होते हों। कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव हुए, ओपन ट्रांसपेरेंट चुनाव हुए, खड़गे साहब चुनाव जीते हैं, लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी। तमाम डेलीगेट्स, मतदाता, कार्यकर्ता, प्रस्तावक सब एकजुट होकर काम करेंगे और खड़गे साहब के नेतृत्व में हम सब आगे चुनौतियों का सामना करेंगे। आपको लगता है कि जो खेमेबाजी थी कांग्रेस के अंदर उससे काफी कोई खेमेबाजी नहीं है। हमने चुनाव कराया ना, ऐसा कौन सा दल है देश में जो इतना ओपन चुनाव कराता है? 2 उम्मीदवार थे, लोगों ने इसको पसंद किया, वो जीत गए हैं। लेकिन हार जीत से परे हटकर आज कांग्रेस और ताकतवर बनकर निकली है। मुझे लगता है इस बात की सबको खुशी है। राजस्थान में जो चुनौती है उससे भी लगता है पार पा लेंगे। राजस्थान में मैं बार बार कहता हूं, एक ही चुनौती है कि कैसे दोबारा हम सरकार बनाएं। पिछले 25 सालों में जब जब कांग्रेस को मौका मिला है, हम हमेशा चुनाव हार जाते हैं जीतने के बाद। इस बार हम चाहते हैं हम मेहनत करें ताकि 12 महीने बाद जनता का हमें दोबारा आशीर्वाद प्राप्त हो और हम लोग चुनाव जीतें। युवाओं को मौका मिलेगा वहां पर, लगता है आपको? सब मिलकर काम करेंगे। खड़गे साहब का बनना हम सब के लिए गौरव की बात है। अनुभव के धनी है, 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा के मेंबर और भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। खड़गे जी के नेतृत्व में आप देखेंगे आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूत होगी। सोनिया जी का, राहुल जी का पूरा समर्थन इनको साथ रहेगा। सोनिया जी आई, यहाँ पर मुलाकात हुई खड़गे साहब से, आप भी थे? अच्छी मुलाकात हुई, अंतरंग बातें हुई है आपस के अंदर। सोनिया जी बहुत रिलैक्स थी, ये उन्होंने महसूस किया। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हराया है, लेकिन शशि थरूर को भी अच्छे वोट मिले हैं। खड़गे के अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर ने उन्हें बधाई दी, उनके घर पहुंचे। उनके अलावा सचिन पायलट समेत कई और नेता भी खड़गे के घर पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह, जो इस डेवलपमेंट पे, आज के दिन की इस घटना पे नजर रखे हुए हैं। उमा, एक पत्रकार वार्ता तो आगे होगी, लो आज शुरुआती बातें जिन्होंने की मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसमें कांग्रेस को एक साथ लेकर चलने की बात है, एक नई शुरुआत की बात है। लेकिन एक और बात, शशि थरूर को भी अच्छे खासे वोट मिले हैं इसमें। वो जो ये जो लड़ाई थी, ये जो चुनाव हुआ है, वो काफी डेमोक्रेटिक लगा। और किस तरह की बातें सुनने में आई हैं?
जी देखिए नगमा, जिस तरीके से ये चुनाव पूरी प्रक्रिया जो इसका समापन हुआ है उसमें एक बहुत अहम बात यह है, पीसीआर माफ़ कीजिएगा, मुझे मेरी आवाज़ वापस सुनाई पड़ रही है, प्लीज़ इसको फिक्स कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से ये चुनाव हुआ है उसमें एक अहम भूमिका जो है वो सोशल मीडिया ने भी निभाया है। जिस तरीके से शशि थरूर ने विकेंद्रीकरण की बात की, उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम बड़े फैसले जो हैं वो दिल्ली में ले लिए जाते हैं, उच्च स्तर पे ले लिए जाते हैं, हाईकमान के स्तर पे ले लिए जाते हैं, उसको वो डिसेंट्रलाइज करेंगे, वो ज़मीनी स्तर पर जाकर फैसले लेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछकर नीतिगत फैसले लेंगे, पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। तो ये लगता है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें एक अपील पैदा किया और तभी उनको 1072 वोट मिले, क्योंकि जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें सिर्फ 94 वोट मिले थे सोनिया गांधी के खिलाफ जो खड़े हुए थे जितेंद्र प्रसाद। हालांकि इस बार इस चुनाव में क्योंकि गांधी परिवार का कोई नहीं था तो उसका भी एक असर आप कह सकती हैं कि इनकी वोटों की तादाद ज़्यादा है। लेकिन हमारे जो मेरी बात हुई थी शशि थरूर को जो कैंपेन चला रहे थे उनसे, उन्होंने कहा था परसों ही कि अगर हमें 1000 के आसपास वोट मिलता है तो हम संतुष्ट होंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड पर जाकर चुनाव हुआ है। हालांकि कुछ शिकायतें उनकी तरफ से की गई जिसको कि पार्टी का अंदरूनी मामला बताया है मधुसूदन मिस्त्री ने, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जिस तरह से वोटिंग हुई उसको लेकर काफ़ी शिकायतें जो हैं वो दर्ज कराई गई हैं, चिट्ठी के जरिए 4 पन्नों की चिट्ठी लिखी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि जब वो पदभार ग्रहण कर लेंगे उसके बाद वो लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना विजन जो है वो तब बताएंगे। लेकिन एक अहम बात यह है कि आज एक ऐतिहासिक दिन कांग्रेस के लिए इस लिहाज से कि 24 साल के बाद एक गैर गांधी जो अध्यक्ष है वो मिला है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से गांधी परिवार और ख़ासतौर पर राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते जिस तरह के सवाल उठे थे, G23 ने जो चिट्ठी लिखी थी बाद में कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष हो और चुनाव के जरिए तय हो, वो उनकी मांग पूरी हो गई है। तो क्या पार्टी के भीतर की खेमेबाजी बंद हो जाती है या फिर किसी और मुद्दे को लेकर वो जारी रहती है? एक जो संदेश देखने में आया था जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने नॉमिनेशन दाखिल किया था कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, कुछ ऐसे नेता भी मौजूद थे जो G23 से आते हैं, तो ये माना जा रहा है कि उनका अभी जो उनकी भी जो शिकायत है वो कुछ हद तक खत्म हो गई है। तो अब देखना है किस नए सिरे से ये पार्टी को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ जिक्र उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा का किया और कांग्रेसियों से अपील की कि उसमें जुड़ें। तो अब देखना है कि गांधी परिवार के साथ किस तरह से तालमेल बिठाकर ये आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस को किस तरीके से एक बड़ी चुनावी जीत की तरफ ले जाते हैं। नगमा जी, शुक्रिया आपका उमाशंकर। ये ज़रूर है और ये चर्चा में भी है कि अच्छे खासे वोट मिले हैं शशि थरूर को, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर चुनाव हुआ है। हालांकि उनकी अपनी कुछ शिकायतें भी हैं इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर। शशि थरूर ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है और वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले भी हैं। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में और उसके बाद बात बिल्किस बानो के दोषियों की। मैं ये भी कहूंगा आप लोगों से कि मैं बहुत आभारी हूं कि इतने सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुझे समर्थन दिए, जिनमें से 1000 से ज्यादा मतदान देने वाले हमारे डेलीगेट्स भी थे और बहुत सारे जो शायद वोट देने का हक नहीं था लेकिन कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए काम करने वाले मुझे हर प्रदेश में आके समर्थन दिए, मेरे साथ निकले और हर जगह में जैसे आप आज भी देखते हैं मेरे साथ रुक के मुझे जिस किस्म के मॉरल सपोर्ट दिए, मैं इसके लिए आभारी हूं। मेरे ख्याल में हमारे कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी का असली गुरूर और मैं कहूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं के काम से ही पार्टी आगे बढ़ेगी और मैं खुश हूं कि उनको इस चुनाव से उनको भी एक मौका मिला हमारे पार्टी के भविष्य के बारे में सोचने के लिए और उनके ही पसीने से उनके ही काम से हमारे पार्टी का भविष्य बनने में एक बहुत बड़ा भूमिका लेना। मैं चाहता हूं कि पार्टी उनकी भी आवाज सुने। मैं चाहता हूं कि खड़गे साहब का विजय हम सब मान ले कि कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने शुरुआत से ही कहा था ये कोई व्यक्ति का विषय नहीं, मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहता,
मैं सिर्फ चाहता हूं कि पार्टी मजबूत बने, क्योंकि भारतीय मजबूती के लिए एक कांग्रेस मजबूत होना बड़ी जरूरी है। तो इसी स्पिरिट में और इसी उद्देश्य से मैं लड़ा, और जो भी इस लड़ाई में भाग लिए उनको मेरी बधाई और मेरी ऑल माय ग्रेटिट्यूड पे बताना चाहता हूं। मैं उससे अभी रुकूंगा, क्योंकि अगर आप लोग को प्रश्न होंगे तो शायद उसके लिए जवाब दे दूंगा, लेकिन मेरे मन में ये बहुत अच्छा हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए, और यहां से हम आगे बढ़ के कांग्रेस को हमारे देश के आने वाले चुनावों में एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता भी जाग गए हैं, सब लोग तैयार हैं बीजेपी के चुनौती को निपटने के लिए, और मैं भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हूं कि हमारी पार्टी आप लोगों को हमारी कामयाबी दिखाई सकेंगे। देश का गुरूर शशि थरूर, देश का कोहिनूर शशि थरूर। Mr. Tharoor, I have a question. Yeah. Mr. Tharoor, you got almost 1,072 votes. So many are saying, the political observers are saying that these votes reflects that there is a feeling of dissent within the Congress cadre, because Mr. Kharge was seen as a Gandhi family candidate and you were not seen as a Gandhi family candidate. So many are saying that Congress also 1,000 people in the Congress, among the Congress delegates, want change, and this is a vote for dissent. Like how? There's a difference between the two. I didn't pitch myself as the candidate of dissent. I pitched myself as a candidate of change, and change not in the ideology of the party or in the. तो शशि थरूर ने भी सबको धन्यवाद दिया है। आप याद रखिए कि उन्हें 1000 से ज़्यादा वोट मिले हैं इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा, और ये अच्छी खासी संख्या है। और इसलिए शशि थरूर ने सभी को धन्यवाद दिया, उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपना विश्वास जताया है शशि थरूर में। और अब कांग्रेस से आगे बढ़ते हुए दूसरी खबर पे बढ़ते हैं। हमने बात शुरू की थी बिल्किस बानो की। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई का मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन बड़ी खबर इसमें सामने आई है कि दोषियों की रिहाई में एक आधार उनका अच्छा आचरण दिया गया था, पर यह पता चला है कि पैरोल के दौरान दोषियों पर कई एफआईआर दर्ज हुए हैं। पुलिस एफआईआर के बाद भी दोषी जेल से रिहा किए गए हैं। अच्छे व्यवहार की सरकार की दलील पर इसलिए सवाल उठ रहा है, और हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद हैं रंजना कुमारी जो निदेशक हैं सीएसआर की, और शांत प्रकाश जाटव बीजेपी नेता हैं। शोभा गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में, बिल्किस बानो की वकील हैं। रंजना जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। इस पे जब रिहाई हुई थी तो कहा गया कि इनको छोड़ा गया क्योंकि उनका अच्छा आचरण था। अब इन पे एफआईआर हुई पैरोल के दौरान, ये जब बाहर निकले उस वक्त भी यौन शोषण के इनके ऊपर आरोप हैं। न सिर्फ ये भी सामने आया है कि जो होम मिनिस्ट्री है उसके अप्रूवल से ही इन्हें छोड़ा गया है। तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर, आपकी टिप्पणी। देखिए, ये सरासर सरकार की तरफ से जो देश भर की महिलाएं इस समय महसूस कर रही हैं वो कि सरकार ने जानबूझकर सोची समझी ही ये हरकत है, और जिसके जरिए इनको रिहा किया गया है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि ये पेरोल के समय में इन्होंने किया, ये हैबिचुअल असॉल्टर हैं। अगर ये लोग हैबिचुअल असॉल्टर्स नहीं होते तो ये कैसे संभव था कि एक प्रेग्नेंट महिला को, उसकी बच्ची को दीवार से मार के, उसका सिर फाड़ के उसको मार डाला, उसको एक प्रेग्नेंट महिला को रेप किया, और फिर अब हमारे पास कानून ऐसा है जिसमें कि ताज़िंदगी जेल में रहने की जो सजा है वो मुकर्रर होती है। तो फिर ये कैसे आजीवन कारावास को इन्होंने 14 साल में मान लिया अच्छा व्यवहार है। अच्छा व्यवहार की डेफिनेशन क्या है? जेल के अंदर अच्छा व्यवहार की डेफिनेशन यही है कि जब आप पेरोल पे छोड़े जाएं, और हजार दिन का इनको पेरोल दिया गया। ऐसी भी बात नहीं कि लगातार ये जेल में रहे हैं, और जब ये बाहर आए हैं और जब उसके बावजूद इन पर ये निश्चित तौर पर चार्ज लगाया गया है कि इन्होंने इस तरह की हरकत फिर से की, तो फिर ये किस तरह का जो असेसमेंट इनका किया गया कि नहीं, इनका तो बिहेवियर बहुत अच्छा था, रेमिशन इनको मिलना चाहिए। तो अच्छे व्यवहार की जो सरकार की दलील है वो सरासर गलत है, और इसमें पूरा पॉलिटिकल डिसीजन है ये एक तरह से देखा जाए तो। और इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश की महिलाओं को बताए कि किस बिना पर इस तरह का फैसला किया गया। क्या देश के रेप के मामलों को वो लोग एक तरह की मौन सहमति दे रहे हैं?
क्या रेपिस्ट को इसी तरह से बाकी रेपिस्ट को भी गंभीर छोड़ा सवाल जाना है चाहिए? ये जी, गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शांत प्रकाश जाटव, अब तो ये बात भी सामने आ गई है, कल तक बीजेपी के कुछ मंत्री ही कह रहे थे, कुछ नेता कह रहे थे कि ये जो है, प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये इसमें सरकार का अकेला फैसला नहीं है, ये तो कोर्ट का फैसला है। लेकिन ये भी सामने आया है कि गृह मंत्रालय की अप्रूवल से हुआ, दूसरे अच्छे आचरण की दलील दी गई और तब छोड़ा गया है। अच्छा आचरण क्या? जैसे रंजना जी कह रही है कि देश की महिलाओं को ये जवाब देना चाहिए, ये बलात्कार के दोषी हैं, बाहर निकलते हैं, लगभग 2.5 साल बाहर रहे शायद ये, उस दौरान इनके ऊपर कई एफआईआर हैं, तो क्या अच्छा आचरण, किस बिना पे सरकार छोड़ती? क्या ये एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है? नहीं, इसको मैं नहीं मानता कि पॉलिटिकल डिसीजन है। इसमें जो सजा याफ्ता जो लोग हैं उनमें से उन्हें 15 साल सजा भुगतने के बाद एक जो माफी के लिए जो योजना रहती है उसमें आवेदन किया और उसकी जांच के लिए गुजरात कोर्ट के माध्यम से गुजरात सरकार से ये पूछा गया कि इनकी जो बात जो इन्होंने माफी के लिए कहा है, तो उसके लिए कमेटी बनी और कमेटी ने जो है ये निर्णय लिया कि हाँ इनको दी जा सकती है, और वो कमेटी में सभी नॉर्म्स का पालन किया गया, चाहे वो गृह मंत्रालय, भारत सरकार हो तो और वहाँ का गुजरात सरकार का, तो ये सब चीजों को, उन नॉर्म्स को, वो नॉर्म्स जो है गृह मंत्रालय खुद नहीं बनाता, वो नॉर्म्स जो है हमारे गृह मंत्रालय का रिकमेंडेशन है। रंजना जी, इसमें ये बात भी सामने आई, गृह मंत्रालय का रिकमेंडेशन है, अप्रूवल हुआ है। नहीं देखिए, तो ये रिकमेंडेशन जो है कानूनी दांव पेच में, कानूनी दांव पेच लगा के अगर इस तरह की के फैसले होते हैं आने वाले समय में भी, और जो ये फैसला हुआ है ये एक तरह से इंगित करता है कि महिलाओं पर हो रहे गैंगरेप, रेप और मर्डर के बावजूद आप जेल जाके छूट सकते हैं। फिर ये क्यों कहते हैं कि रेपिस्ट को फांसी दी जाए? ये कौन सा न्याय है कि आपने एक महिला, और उस महिला की जिंदगी का क्या होगा, जिनको कि पहले भी जिसके साथ इस तरह की घटनाएं करके निकले हैं और जिनके अच्छे व्यवहार का कोई सबूत नहीं है। अगर अच्छे व्यवहार का सबूत होता तो फिर बीच में पैरोल के बीच में जो इन पर फिर से जो इनके खिलाफ शिकायतें की गई, उनका क्या मतलब है फिर? तो ये अच्छा आचरण आप क्या कहेंगे? मर्दों का तो यही आचरण होता है ना, इसी को आप अच्छा आचरण कहेंगे कि एक बेचारी महिला को अकेली पा करके सबने मिलकर रेप किया, सबने उसको, ये इससे ज्यादा घृणित काम और हो क्या सकता है? इससे बड़ा जघन्य अपराध और हो क्या सकता है? और फिर उसमें आप फैसला करते हैं नहीं 15 साल। जी, किस तरह से बचाव कर सकते हैं आप लोग अभी भी इस तरह के दोषियों को? मतलब सिर्फ बलात्कार, उसके आगे की जो तमाम विस्तृत घटनाएं हैं वो आप जान रहे हैं, उसके बाद भी कि उनका आचरण अच्छा था, कमेटी बनी थी, तो गृह मंत्रालय इसको अप्रूवल देता है, सरकार ने खुद वो एफआईआर भी पेश की कोर्ट में जो इनके पर हुई है जब ये पैरोल पर छूटते रहे, और उस दौरान भी यौन शोषण जैसे इनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो क्या अच्छा आचरण दिखता है कमेटी को भी? देखिए, ये जो कमेटी ने जो भी निर्णय लिए हैं उसके जो नॉर्म्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाए। नहीं तो सर, अप्रूवल किसने दे दिया है वहां पर? है, अब सुन ले मेरी बात को, ये जो है ना नॉर्म्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स के आधार पर जो भी अपराधी वो क्षमा याचना करता है तो उस नॉर्म्स के अनुसार जो है उस कंसिडर करेगी कमेटी कि केवल जो है भावनात्मक रूप से कोई निर्णय नहीं लिए जाते। गृह मंत्रालय ने उस नॉर्म्स के आधार पर निर्णय लिया है। क्या नॉर्म्स है रंजना जी जिनकी बात कर रहे हैं कि नॉर्म्स तय किए गए? मेरी एक बात, किसी प्रकार का कोई जो है अनड्यू बेनिफिट नहीं दिया गया। आपसे मैं ये बात सादर कहना चाहती हूँ कि होम मिनिस्ट्री ने क्या ये बात नहीं कही कि जो रेप और मर्डर के मामले में रिमिशन नहीं मिलेगा? ये बात क्या नहीं कही गई है? क्या ये डायरेक्टिव नहीं, जो बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला उसमें क्या ये डायरेक्टिव नहीं है? अगर ये सब भी है और उसमें कहा गया है कि रेप और मर्डर के जो भी जघन्य अपराधी हैं उनको नहीं रिमिशन मिलेगा, ये कहा गया है कि नहीं कहा गया? ये भी तो एक फैसला है, इसमें भी तो होम मिनिस्ट्री का कुछ रोल बना है जिसमें कि फैसला किया गया है, और वो कागज आज सामने आ गया है। ये कागज सामने आ गया जिसमें कहा गया कि होम मिनिस्ट्री ने ये बात पर रिजर्वेशन रखा है कि जो रेप
और जो मर्डर के मामले हैं, जो जघन्य अपराधी हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये लोग हर तरह के, चाहे ये सीबीआई कोर्ट हो, चाहे ये हाई कोर्ट हो, चाहे हर तरह से इनको जघन्य अपराधी माना गया, तभी तो इनको इतनी लंबी सजा मिली। और फिर इनको जो लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट था, उसको सरकार बीच में पढ़ के एक कमेटी बना के इनको रिमिशन देती है। एक दो को नहीं, 11 के 11 अपराधियों को, और सबका व्यवहार बहुत अच्छा था। अब बहुत सारी बातें उठ रही है, राजनीतिक बात उठ रही है, जातिवाद की बात उठ रही है, तो ये अपने आप में एक बेहद ही देश की महिलाओं के साथ आपने अन्याय किया। आपने सिर्फ बिल्किस बानो के साथ अन्याय नहीं किया है, ये हम सब महिलाएं महसूस कर रहे हैं। और चूंकि 40 साल मैंने महिलाओं के बीच में काम किया है, मैं आपको बता सकती हूँ कि देश की हर महिला आज ठगी हुई अपने आप को पा रही है। शांत प्रकाश जी। नहीं, मैं इनकी बात से सहमत हूं। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि ये ठीक हुआ है। मैं बात कह रहा हूं कि जो उनको छोड़ा गया है वो नियामक के अनुसार छोड़ा गया है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि इस प्रकार के केसेस में छूट होनी चाहिए। अगर नियम क्या कहता है, हमें उसका भी तो पालन करने की आवश्यकता है। अब उसको तो रंजना जी ने बताया कि अभी जैसे अभी रंजना जी ने उन्होंने वही बताया ना कि जघन्य अपराध, बलात्कार, हत्या के बारे में जो बात कही है, हाँ, तो जाहिर सी बात है जो कमेटी के लोग हैं वो सब शिक्षित हैं और इन सब नियमों को जानते हैं, उनके सबके ध्यान में भी है। उसके बावजूद अगर कहीं ना कहीं प्रावधान रहा तभी वो निर्णय दिया जा रहा है, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जाता। ये कहना जो कल प्रहलाद जोशी ने कहा, ये कहना तो गलत है कि सरकार का ये अकेले का फैसला नहीं है। तो सरकार की तरफ से ये अप्रूवल भी दिया गया है, गृह मंत्रालय की तरफ से FIRs दी गई, वो उसमें पेश की गई है कोर्ट में, जब पैरोल पर उन लोगों के ऊपर दोबारा FIR हुई है तमाम दोषियों के बारे में। देखिए, FIR जो है वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता है, एक पक्ष के द्वारा शिकायत होती है। उसके ऊपर क्या कोर्ट ने डिसीजन लिया, क्या उनको और सजा दी गई, ये FIR के बाद की प्रक्रियाएं हैं। वो क्या हुई, FIR हुई, FIR की बात इसलिए बोली जा रही है कि जो अच्छा आचरण है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। अच्छे आचरण के ऊपर उन्हें छोड़ा गया है ना, उसी वही अच्छे आचरण में मैं नगमा जी बता रहा हूं कि FIR जो हुई, उस FIR को उसके आचरण के साथ में, क्योंकि वो एक पक्ष है, अगर उसमें सजा हो गई होती तो उनका आचरण गलत पाया जाता। जो उसमें जो FIR हुई है उसमें कहीं कोई कोर्ट ने उनके खिलाफ निर्णय नहीं लिया है। इसलिए जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें फूल माला पहनाई जाती है और मिठाई खिलाया जाता है, और ये जो है वो बलात्कार के दोषी हैं। किसी परिवार का, हाँ देखिए, स्वाभाविक बात है, किसी परिवार का कोई सदस्य 15 वर्ष के बाद में आएगा, क्योंकि उनका परिवार जो है शायद उन्हें अपराधी मानता है, नहीं मानता, इस कारण से उन्होंने नहीं मानता हो या नहीं मानता हो, ये तो साबित है, वो तो दोषी है, उसी की वो सजा काट रहे हैं। मगर परिवार जो है वो भावनात्मक रूप से सदस्यों के साथ जुड़ा होता परिवार का है। इसका सरकार से या पार्टी के साथ में कोई लेना देना नहीं है, उनका व्यक्तिगत अफसोसनाक बात है, बहुत शर्म की बात है कि अभी भी उसे डिफेंड किया जा रहा है। रंजना जी, जो दोषी हैं बलात्कार में और इतने जघन्य अपराध में, अभी भी एक तो वो छूटते हैं, उन्हें फूल माला पहनाई जाती है, उन्हें मिठाई खिलाई जाता है। अब जब बातें और सामने आई हैं कि कैसे इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय तक का अप्रूवल था और आचरण की बात हो रही है, तो आचरण पे बहुत बड़ा सवाल है। तो बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक संदेश देता है ये। रंजना जी, बिल्कुल बिल्कुल नगमा, हम तो ये मानते हैं कि अगर परिवार स्वागत कर रहा है और आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ परिवार स्वागत कर रहा है, तो ठीक है। किस रेपिस्ट को उसके परिवार ने कहा कि ये रेपिस्ट है, अब बनाते हैं उसको रेपिस्ट, जाते हैं, लड़के जमा होते हैं, गैंग रेप करते हैं, ये तो सब कुछ आंखों के सामने हुआ। इतनी जांच की बात आप ये कैसे कह सकते हैं कि FIR में दोषी नहीं पाए गए? बिना दोषी पाए इन्होंने 15 साल सजा काटी है। ये किस तरह से कहा जा सकता है? बिल्कुल ये सरासर गलत है कि इनको दोषी नहीं पाया गया। इनको CBI कोर्ट ने दोषी पाया है। नहीं, बात की FIR ने जांच ही नहीं। जब सरकार, देखिए, जब सत्ता में आप भी जानते हैं और आपने स्वीकार किया कि गलत हुआ, आपने स्वयं स्वीकार किया कि गलत हुआ है, इसी प्रोग्राम पर आपने स्वीकार किया। लेकिन आप ये मान लीजिए कि अगर सत्ता में बैठे लोग समर्थन दे रहे हैं और अगर आपके साथ पावर है और आप जो मर्जी कर लीजिए, इसमें तो ये तो जो मर्जी हुआ ना, ये तो मनमानी हुआ कि आपने एक कानून का बहाना लेकर 11 रेपिस्ट और मर्डरर्स को आपने छोड़ दिया और अब आप उसको सब लोग मिलके जस्टिफाई कर रहे हैं
लेकिन देश की महिलाएं आपसे प्रश्न कर रही हैं कि कोई भी देश की महिला क्या सुरक्षित रहेगी? क्या हम सब महिलाओं को मुझे यही मिलेगा, यही खामियाजा? तो ये इससे सीधा संदेश ये जाता है। आखिरी बात रंजना जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो जांच कमेटी बैठी, क्या उसमें पार्टी के सांसद या विधायक थे? उसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स थे। जैसा देखिए, हम लोगों को तो कोई ना तो बिल्किस बानो को कुछ बताया गया, ना हम लोग को बताया गया। नहीं, आप इसको क्यों आप इसको पार्टी से क्यों जोड़ रही हैं? आप इसको राजनीति से क्यों जोड़ रही हैं? आप ये देखें कि जिन्होंने जांच की, जिन्होंने ये सवाल है कि क्या ये सियासत के बगैर, क्या सियासी फैसले के बगैर ये छूट गए हैं लोग? उन्होंने जांच की, आप उनकी जांच ये कमेटी किसने बनाई? ये कमेटी गुजरात सरकार ने बनाई। इस कमेटी के 3 सदस्य कौन थे, जो कि कहाँ किस पार्टी या किस विचारधारा से जुड़े थे? जी बिल्कुल, शांतिकुमार जी, बहुत सारे सवाल हैं इसमें और अफसोस ये है कि अभी भी इन लोगों का बचाव किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, मेरे पास इस वक्त इतना ही समय है और गंभीर मामला है। हम इस तरह की बहस बार बार इस सवाल को उठाते रहेंगे कि क्या इन दोषियों को छोड़ा जाना जो है वो सही, और क्या संदेश दे रहा है ये उन बलात्कार के दोषियों, आरोपियों, उन लोगों को कि कैसे वो बच सकते हैं, इतने जघन्य अपराध के बाद भी वो छूट सकते हैं। धन्यवाद आप दोनों का कि इस चर्चा में आप शामिल हुए। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त। दिल्ली की एक महिला ने 5 लोगों पर किडनैप करके गैंगरेप का आरोप लगाया है। 40 साल की महिला के मुताबिक उसके भाई ने उसे गाजियाबाद के एक बस स्टैंड पर बस पकड़ने के लिए छोड़ा था। इसी दौरान स्कॉर्पियो में आए 5 लोगों ने उसका अपहरण किया और बलात्कार को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में सभी नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महिला ने जिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, उनके साथ महिला का संपत्ति को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। ये महिला फिलहाल दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में है और वहीं से शिकायत दर्ज की गई है। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहां से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। इनका बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। हमने एसएसपी गाजियाबाद को नोटिस इशू करा है कि ये जो भी वैशी दरिंदे हैं इनको तुरंत अरेस्ट करा जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये केस इतना घिनौना केस है, ये केस बिल्कुल निर्भया जैसा केस है और इस केस में तो कम से कम मेरी सिस्टम से अपील है कि तुरंत फास्ट ट्रैक कराया जाए और तुरंत इन आदमियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गुजरात दौरे के पहले दिन गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने दीसा एयरफोर्स स्टेशन का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उन्होंने अपने भाषण में कहा कि दीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारी सेना विशेषकर वायु सीमा दीसा में हुई तो सीमा पर दुस्साहस का करारा जवाब दे सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तकनीक पर अब दुनिया के देश भरोसा कर रहे हैं और भारत 75 से ज्यादा देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। भारतीय वायुसेना दीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना दिशा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। तो मिशन गुजरात पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। 5 की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।